सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने चैनल में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग को हम कंप्लीट कर चुके थे और द्विवेदी युग की हम एक कक्षा पढ़ चुके थे। आज द्विवेदी युग में जो प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन सी द्विवेदी युग की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं रही है उसके बारे में देख लेते हैं। आपको द्विवेदी युग का जो कालखंड है, जो उसकी समय सीमा है, वो तो जानकारी में होगी। द्विवेदी युग की समय सीमा ठहरती है आपके 1900 से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग का माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादन से ही इसका जो है प्रारंभ हुआ था। अब हम इसकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका जो नामकरण हुआ है, उनकी जो है प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, उस कालखंड की क्या काव्यगत विशेषताएं रही है। पहली काव्यगत विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली काव्यगत विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। और इतिवृत्तात्मकता का आशय क्या है? इतिवृत्तात्मक का आशय है ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही हुआ था, होगा हटा दें, ऐसा ही हुआ था। ये इतिवृत्त का आशय है, यानी जो आपके पौराणिक कथाएं हैं उन पौराणिक कथाओं को, पौराणिक कथाएं ले लो या समाज में प्रसिद्ध कथाएं ले लो, ये जो कथाएं हैं इन कथाओं को आधार बना करके जो साहित्य कवियों ने लिखा वो आपका इतिवृत्तात्मक साहित्य कहलाता है। कौन सा साहित्य कहलाता है? इतिवृत्तात्मक साहित्य कहलाता है। वैदिक साहित्य भी इसमें लिख सकते हैं, वैदिक कथाएं हैं। ये हो गए आपके इतिवृत्तात्मक। देखिए किस किस ने क्या इतिवृत्तात्मक साहित्य लिखा है। आपके जो गुप्त जी हैं, गुप्त जी ने जो लिखा आपके, देखिए साकेत, ये राम कथा पर आधारित है। साकेत किस पर आधारित है? राम कथा पर। इसी तरह देखिए साकेत के बाद यशोधरा, ये यशोधरा गौतम बुद्ध की निर्वाण कथा पर आधारित है। गौतम बुद्ध की निर्वाण कथा पर आधारित है। इसी तरह देखिए जय भारत है, ये महाभारत की कथा पर आधारित है। जय भारत जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। ये गुप्त जी की। ऐसे हरिओध जी की देखिए, हरिओध जी की जो है प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास, इसमें कृष्ण व राधा का समाज सेवी रूप आया। तो ये कृष्ण और राधा का जो समाज सेवी रूप इसमें चित्रित किया गया है, तो कृष्ण राधा की कहानी पर, उसकी कथा पर है। इसी प्रकार देखिए इनके जो है वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास, ये वैदेही वनवास जो है, वैदेही वनवास जो है, ये वैदेही वनवास सीता के निर्वासन की कथा पर आधारित है। सीता के निर्वासन की कथा पर। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के जितने कवि हुए हैं, ज़्यादातर ने पौराणिक कथाओं को, वैदिक कथाओं को, या समाज में ऐसी कोई प्रसिद्ध कथाएं थी उनको आधार बना करके जो साहित्य लिखा वो आपका इतिवृत्तात्मक साहित्य कहलाता है। दूसरी जो काव्यगत विशेषता है वो है नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण।
क्या है? दूसरी विशेषता है नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण। नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण, यानी द्विवेदी युग में समाज में महिलाओं के प्रति आपको पता है कि जो आधुनिक काल से पहले रीतिकाल था, रीतिकाल में नायक नायिका भेद का जो श्रृंगार का वर्णन था वो अश्लीलता की हद तक चला गया था। लेकिन यहाँ पर आपको इस द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सानिध्य में लेखकों ने, कवियों ने अपने साहित्य में नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाया। उदात्त भाव उनके साहित्य में अपने को देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंसू, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार के जो भाव है। तीसरी देखिए विशेषता, तीसरी उपेक्षित नारी पात्रों की समाज में प्रतिष्ठा। जो भी उपेक्षित नारी पात्र समाज में थी, उनकी कहानी को लेकर के उनको समाज में एक न्याय दिलाने की कोशिश की है द्विवेदी युग के कवियों ने। अगर आप देखें तो साकेत जो है, साकेत महाकाव्य, यहाँ साकेत महाकाव्य के 90वें सर्ग में उर्मिला का वर्णन है। साकेत महाकाव्य के 90वें सर्ग में उर्मिला का वर्णन है। इसी प्रकार आप देखिए यशोधरा जो खंड काव्य है, यशोधरा खंड काव्य में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का दर्द है, क्योंकि सोते हुए उनको छोड़ करके वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। इसलिए यहाँ पर यशोधरा का दर्द बताया गया है। इसी प्रकार देखिए विष्णुप्रिया इस खंड काव्य में विष्णुप्रिया का जो है वर्णन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है उपेक्षित नारी पात्रों का जो है द्विवेदी युग में और इसके साहित्य में बहुत कुछ जो है सम्मान मिला, बहुत कुछ इनको जो है इनके ऊपर काव्य लिखा गया। तो अबला, यहाँ एक जीवन शब्द भूल गए थे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अगली जो काव्य विशेषता है वो यह है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। हम ये पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु युग में जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी, लेकिन पद्य की भाषा तो ब्रजी थी। लेकिन द्विवेदी युग में काव्य भाषा के रूप में भी खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने लगी। काव्य भाषा जो है उसमें भी, यानी अब हम कह सकते हैं कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखे जाने लगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ जो इसी से भाषा से संबंधित ले लें कि खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन। आपको ये तो पता ही है कि द्विवेदी युग को हम भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। तो जो खड़ी बोली गद्य लिखा गया, खड़ी बोली हिंदी में जो गद्य लिखा गया वह व्यवस्थित नहीं था पहले, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1900 में हो गया था, लेकिन 1903 ईस्वी में जो है ये संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखकों को आश्वस्त किया
खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन किया, उसको परिष्कृत किया, व्याकरण संगत उसको किया, उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ थी विराम चिन्ह संबंधी या अन्य प्रकार की जितनी भी अशुद्धियाँ थी उनको दूर करके सुव्यवस्थित खड़ी बोली गद्य का जो अगर आविर्भाव हुआ है वो आपका द्विवेद युग में हुआ है। छठा देखिए, अतीत के गौरव का गान। अतीत के गौरव का गान यानी जो हमारा श्रेष्ठ अतीत रहा है, वर्तमान में हम चाहे जब इस युग की बात करें 1900 से 1918 ईस्वी की बात, तो इसमें हम तत्कालीन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हताश थे, निराश थे। ऐसे समय में जो हमारे कविगण हैं उन्होंने अतीत के गौरव का गान करके, अतीत के श्रेष्ठ समय की बात करके हमको जो है उस जोश और हिम्मत से बढ़ने की कोशिश की है ताकि हम वर्तमान समस्याओं से सामना कर सकें। इस प्रकार अतीत के गौरव का गान किया है। ये किया है गुप्त जी की आपको भारत भारती है। ये देश प्रेम का सर्वश्रेष्ठ जो है काव्य है गुप्त जी का भारत भारती। इसमें जो है अतीत के गौरव का गान किया गया है। अतीत के बारे में आपको जो है श्रेष्ठ बातें बताई गई है जो हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। ऐसे हमारे प्राचीन अतीत के जो है गौरव को जो आचार्य गुप्त जी ने जो है बयां किया है अपने साहित्य भारत भारती में। आगे देखते हैं कुछ और विशेषताएं। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें, सांस्कृतिक चेतना की व्युक्ति यानी सांस्कृतिक जो चेतना का भाव है ये भी आपके गुप्त जी के भारत भारती काव्य में मिलता है। सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रीयता का जो भाव है ये भारत भारती में सर्वश्रेष्ठ है। काव्य रूपों में विस्तार हुआ, प्रबंध व मुक्त काव्य लिखे गए। पहले केवल मुक्त काव्य ही थे लेकिन अब प्रबंध काव्य भी लिखे गए, जिसमें दो प्रकार के काव्य आते हैं, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। खंड काव्य और महाकाव्य। तो वापस बात वहीं आ जाती है, महाकाव्य जिसकी अलग लक्षण है। आप देखिए गुप्त जी का जो साकेत है वो भी एक प्रकार का महाकाव्य है। इसी प्रकार हरिओद जी का जो प्रिय प्रवास है वो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है। ऐसे ही खंड काव्य लिखे हैं जैसे यशोधरा है, भारत भारती है, इस प्रकार के बहुत सारे खंड काव्य लिखे हैं। मुक्तक काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक काव्यों के तहत प्रगीतों की रचना हुई। प्रगीतों की जो है इसमें रचना की जाने लगी। इस प्रकार काव्य रूपों में विस्तार हुआ, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत ये सब इसमें लिखे जाने लगे। छंदों की वैविध्यता देखिए अगला, प्राचीन और नवीन छंद। प्राचीन में देखिए आप दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, सवैया, ये सब आपके प्राचीन छंद थे। लेकिन अब प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंद भी प्रयुक्त होने हुए, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरिगीतिका, ये जो छंद है ये बाद में भी प्रयुक्त हुए, जो नवीन छंद कहलाए। संस्कृत के वर्णिक छंद है ये। इस प्रकार इनका जो है यहाँ प्रयोग हुआ, संस्कृत के इन छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला अपना बिंदु है जो काव्यगत विशेषता को लेकर के 10वां बिंदु, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। यहाँ देखिए ये जो 10, 11, 12 जो बिंदु हैं ये भारतेंदु युग में भी वो के वही विशेषताएं थी, केवल इनको थोड़ा विस्तार यहाँ द्विवेद युग में मिल गया। प्रकृति का आलंबन रूप में, प्रकृति का 2 रूप में चित्रण होता है, एक उद्दीपन रूप में और एक आलंबन रूप में। उद्दीपन रूप में व आलंबन रूप में, जिसमें से आलंबन रूप का जो चित्रण है वो जो आपके द्विवेद युग में हुआ। आलंबन का मतलब हो गया शुद्ध रूप से केवल प्रकृति के उपादानों का चित्रण।
केवल प्रकृति का ही अगर हम चित्रण करेंगे तो वो आपका आलंबन रूप कहलाएगा। श्रीधर पाठक हुए हैं, देखिए श्रीधर पाठक की एक रचना थी, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, ये प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के सर्वश्रेष्ठ रचना है श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा। इसी प्रकार देखिए आपके जो राम नरेश त्रिपाठी हुए हैं, राम नरेश त्रिपाठी की पथिक जो रचना है उसमें भी प्रकृति का सुंदर चित्रण अपने को देखने को मिलता है। तो ये प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण हो गया। राष्ट्रीयता की भावना, वो की वही बात आ गई वापस, जिसमें देखिए आप भारतेंदु युग में देखेंगे तो वहाँ पर भी राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन वह राष्ट्रीयता की भावना राजभक्ति और देशभक्ति के रूप में मिलती थी। और यहाँ केवल आपको राष्ट्रीयता की भावना केवल राष्ट्र के लिए देखने को मिलेगी। यानी इस राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर ही राष्ट्र कवि कहलाए कौन? गुप्त जी। गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली भारत भारती, इनका जो ग्रंथ है उस पर, भारत भारती ग्रंथ पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। 1912 में जब ये प्रकाशित हुआ तो इसमें देश प्रेम की अलख जगाने वाला भाव था और अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। इस प्रकार भारत भारती के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। और एक वर्ग पूरा कवियों का ऐसा था जो राष्ट्रीयता के भाव को लेकर के वो साहित्य रचना करता था। सामाजिक समस्याओं का चित्रण वही आपके जैसे बाल विवाह है, बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा, जाति प्रथा, ऐसे अनेक जो है समाज में परंपराएं चल रही थी। वो समाज की रूढ़ियां थी, वो गलत परंपराएं थी। ऐसी सामाजिक समस्याओं को लेकर के भी समाज में जो भी कवियों ने देखा उसको लेकर के जो साहित्य लिखा वो द्विवेदी युग में सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने वाला साहित्य था। इस प्रकार मुख्य रूप से ये जो है 12, 13, 10, 12 जो है ये काव्यगत विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की। और इनके आधार पर जो है हम द्विवेदी युग का जो है साहित्य पढ़ सकते हैं कि उस साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। अब हम शीघ्र ही जो है द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि हैं उन कवियों के बारे में हम अगली कक्षा में जो है अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।